स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस हेल्प यू की चर्चा करने वाले हैं, जिस ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा करने वाले हैं, वो है मस्ट बी। इसके बारे में कुछ जानकारी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा लिखा है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता होगा, ती होगी, या ते होंगे इत्यादि शब्द आएगा। और वाक्य पढ़कर लगेगा कि कोई काम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रोज होता है, या रोज होता है, या हो रहा है, इस समय वर्तमान में चल रहा है, लेकिन लगा होगा लास्ट में गा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं सोच के कि ये कहीं फ्यूचर टेंस तो नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा गा लगा हो तो वाक्य फ्यूचर टेंस ही होगा। तो ये कुछ अलग हेल्प यू वर्ब है, इस पर ज़रा गौर करिएगा, क्योंकि गलती होने की संभावना बहुत होती है। अगर आपने इस तरह के वाक्य को गौर से नहीं देखा और उसके बारीकी को नहीं जानने की कोशिश की तो शायद आप गलती कर बैठे। तो आज जो पहला वाक्य हम लोग डील करने वाला, अच्छा ये तो हेल्प यू था मस्ट बी। हेल्प यू एक्टिव में और पैसिव में हेल्प यू नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे आप देखोगे बी लगा होगा एक्टिव में, वहाँ पे पैसिव में हेल्प यू नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर पैसिव में वाक्य हो तो विवेक का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन करते हैं, जैसा हम लोग ने पिछले कुछ वाक्यों में किया है, पिछले कुछ टेंसेस में किया है, और मॉडल्स में भी एक दो जगह किया है जहाँ पर भी बी या बीन लगा था एक्टिव में, पैसिव में हेल्प यू नहीं होता था। तो हम लोगों ने अपने दिमाग का, विवेक का प्रयोग करके जिस तरह से वाक्य बनाया था वही काम इसमें भी करने वाले हैं। और वर्ब का फॉर्म की बात कर ले तो वर्ब का इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा, क्योंकि रहा लगा होता है तो आईएनजी लगा ही होता है, जरूर लगेगा, उसमें आईएनजी फॉर्म लगने ही लगना है। हर एक्टिव वाला वाक्य जिसमें रहा, रही, रहे लगा हो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो ये थी कुछ जानकारी। अब इसके बारे में कुछ वाक्य हम लोग बनाएंगे इस हेल्प यू से रिलेटेड। वो सबसे पहला वाक्य आप देख सकते हैं, वो यहाँ नहीं रहता होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में लिखा है ता होगा, जो एक पहचान है ता होगा, और उसके पीछे लिखा है रह शब्द वर्ब है, रहना, क्योंकि ना अक्षर जोड़ने पे ये इसका अर्थ निकल रहा है रहना। ठीक है, वर्ब है तो वर्ब है, तो हम लोग हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट खोजेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप प्रश्न करके देख लीजिए, किसको रहता है, किसकी रहता है, किसका रहता है, किससे रहता है, क्या रहता है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के होने ना होने से वाक्य का एक्टिव या पैसिव निर्धारित करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब सब्जेक्ट खोज लेते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन रहता होगा, वह रहता होगा, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ तो हेल्प यू लगना है मस्ट बी। और देखिए यहाँ पे मस्ट बी क्यों लग रहा है, ये क्यों लग रहा है मस्ट बी, वो यहाँ नहीं रहता होगा। जब हम कह रहे हैं वो यहाँ नहीं रहता होगा तो नहीं हटा के पढ़िए, वो यहाँ रहता होगा, क्योंकि ये नहीं शब्द आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो यहाँ रहता होगा, तो कोई यहाँ रहता है, अभी रह रहा है, इसका मतलब ये काम अभी वर्तमान में चल रहा है, तो वो यहाँ रह रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फ्यूचर टेंस नहीं है। और फ्यूचर टेंस नहीं है, वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हेल्प यू के स्थान पर मस्ट बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी मस्ट बी का प्रयोग होगा। चलिए अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि एक नकारात्मक वाक्य है। सब्जेक्ट है वह, ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग मस्ट। नंबर 3 नॉट, नॉट है इस वाक्य में, नॉट लिख देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब, वर्ब रहना, लिव, आईएनजी फॉर्म लिविंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बचा क्या यहाँ, हियर, ही मस्ट नॉट बी लिविंग हियर। वाक्य है लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे। देखिए रहे होंगे लगा, उसके पीछे लिखा है सोच, सोचना वर्ब है, वर्ब है तो इसमें ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसको सोच रहे हैं, किसकी सोच रहे हैं, किसका सोच रहे हैं, किससे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। सब्जेक्ट खोज लेते हैं, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन सोच रहा है, लोग सोच रहे हैं, सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ भी मस्ट बी का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है, पढ़कर देखिए। लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, यानी अगर लोग सोच रहे हैं तो अभी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाद में सोचेंगे। ठीक है, यानी आपने कुछ ऐसा किया या किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों को बुरा लग सकता है, या लोग कुछ सोचने लगे होंगे आपके बारे में, तो आपके मुंह से यही निकलेगा लोग क्या सोच रहे होंगे। तुमने तो कह दिया लोग क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सोच रहे हैं, इसलिए वर्तमान की बात है, और वर्तमान की बात है और रहा होगा लगा है, तो हेल्प यू की जगह मस्ट बी का प्रयोग करना है। ठीक, अब देखिए एक प्रश्नवाचक वाक्य क्या लिखा है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश, WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इस वाक्य में, क्या, क्या की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट। नंबर 2 WH प्लस संज्ञा, यानी अगर ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसके बगल वाला शब्द संज्ञा होता तो उसके बगल वाले शब्द को बगल में लिख देते, लेकिन ये संज्ञा नहीं है, ये है वर्ब, तो छोड़ देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग मस्ट। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है लोग, पीपल। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है सोचना, थिंक, आईएनजी थिंकिंग।
नंबर 6 हो गया, नंबर 7 हो गया, नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इस तरह से बना वाक्य व्हाट मस्ट पीपल बी थिंकिंग। क्लियर? वाक्य वह क्लास में रोज डांट खाता होगा। इसमें वाक्य के अंत में लिखा गा होगा, इसके पीछे लिखा डांट खाना। डांट खाना वर्ब है, एक्चुअली डांट खाना नहीं है, तो ये डांटना, इसका मूल रूप क्या होगा? डांटना, डांट खाना नहीं, रूट वर्ड होगा इसका डांटना, डांट खाना नहीं। ठीक है, अगर ये वर्ब है तो पहले खोज लेते ऑब्जेक्ट। अब जब आप ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो किसको डांट रहे हैं ये प्रश्न उठेगा। किसको डांट रहे हैं? तो भाई वह डांट खा रहा है तो उसको डांट रहे हैं, जो डांट खाएगा उसको डांटा जाएगा। ठीक, तो कौन डांट रहा, किसको डांट रहे हैं? वह, तो ये यहाँ पे वह आपका ऑब्जेक्ट होगा। किसको डांट रहे हैं? जिसको हम वह कह रहे हैं उसको डांट रहे हैं। तो यहाँ पे वह शब्द जो है सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आपने ये प्रश्न पूछा कि कौन डांट खाता होगा, तो आप कौन से मतलब तो सब्जेक्ट निकलेगा, तो आप इसको सब्जेक्ट मान बैठेंगे और ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं। ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट खोजेंगे किसको डांट खाता है, किसकी डांट खाता है, किसका डांट खाता है, किससे डांट खाता है, क्या डांट खाता है, इसका कोई उत्तर मिलने वाला नहीं है। तो आप सोचेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए जब आप प्रश्न करेंगे तो डांट खाना और मार खाना ये दो ऐसे शब्द हैं। तो जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजें तो खा शब्द हटा के वहाँ पे डांटना या मारना शब्द मानकर चलेंगे और उसकी मदद से सब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो किसको डांट रहा है? वह जिसको कह रहे हैं उसको डांट रहा है, तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजे, कौन लगा के प्रश्न करिएगा कौन डांट रहा है। इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया है, इसका मतलब ये तो वाक्य हुआ पैसिव। लेकिन आपको मालूम है इसमें पैसिव को हेल्पिव नहीं होता है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है? दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इसमें सब्जेक्ट होता तो क्या होता। तो आप देखिए जरा गौर करिए, दिमाग पे जोर डालिए। वह क्लास में रोज डांट खाता होगा, भाई क्लास की बात हो रही है, क्लास में डांटने वाला एक ही शख्स होता है, वो है टीचर। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलिए इस वाक्य में सब्जेक्ट की जगह टीचर का प्रयोग करना है। अब आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल गया। तो इस केस में आप आराम से मस्ट बी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक्टिव के लिए बना हुआ है इस वाक्य में। ठीक, तो हम मान के चलेंगे कि अब सब्जेक्ट में लिखा है टीचर उसे क्लास में रोज डांटते होंगे। वाक्य का थोड़ा रूप बदल जाएगा लेकिन अर्थ तो जरूर निकलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, या तो आप ये कह के छोड़ दें कि भाई इसमें हेल्प यूब नहीं लगता है पैसे का, तो इसका हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको मूर्ख करार दिया जाएगा और आप कहा जाएगा कि पास कॉमन सेंस नहीं है। तो अगर आप इन सारे एडजेक्टिव से बचना चाहते हैं, आपके लिए कोई सारे विश्लेषण का प्रयोग ना करें आप चाहते हैं, तो बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को सोचिए और प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन बना दीजिए। यही सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट यहाँ पे आप जानते हैं द टीचर। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग मस्ट। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब, वर्ब में डांटना स्कोल्ड, और आईएनजी लगेगा स्कोल्डिंग क्योंकि एक्टिव है। सब्जेक्ट जब हमने अपने मन से लगा दिया तो वाक्य हो गया एक्टिव स्कोल्डिंग। 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे हिम। बचा क्या? रोज क्लास में, इन द क्लास एवरी डे। यहां से द हट भी सकता है, इन क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि द लग जाने पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों हो सकता है फिलहाल अभी चर्चा नहीं करेंगे। आप द चाहे तो हटा दीजिए, ना चाहे तो लगा रहने दीजिए, अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है उतना दिमाग दौड़ाने की। अभी तो आप फिलहाल क्या चल रहा है, हेल्प यू अब सही सही क्या लग जाए इसकी बात हो रही है। आर्टिकल की चर्चा हम लोग डिटेल में जब करेंगे तब बताएंगे कि द कब लगता है कब नहीं लगता है। क्लियर? अगला वाक्य, उसके पास इस समय पैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए होगा के पीछे जो शब्द लिखा हुआ है पैसा, पैसा तो वर्ब नहीं है। पैसा वर्ब नहीं तो आप किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, क्योंकि मालूम है जब पैसा वर्ब नहीं होता है, पहचान वाले शब्द के पहले वर्ब नहीं आता है, तो उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। और सब्जेक्ट खोजने का तरीका बदल जाता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, वर्ब जो शब्द जिसको हम लोग कह रहे हैं वर्ब नहीं, उसके पीछे किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं। किसके पास पैसा है? उसके पास, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया। और इस केस में क्या होता है, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो एक्टिव का एलपी लगाते हैं। तो एक्टिव का एलपी अब लगाएंगे तो मस्ट भी लगाएंगे और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न ही उठता है कि यहाँ पे बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि जो हैव शब्द है ना, ये अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूज़ करें। ग्रामर के जो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है उसका उल्लंघन करते हुए आप यूज़ करना चाहे तो करें, बोलचाल की भाषा में चल जाएगा। लेकिन सच कहें तो वो गलत होगा, ग्रामेटिकली उसको गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हैव, जिसको हम लोग कहते हैं हैव, मतलब जिसका प्रयोग हम लोग कोई किसी के पास कुछ होने से लगाते हैं, जैसा आप पढ़े हैं अभी तक, तो वहाँ पे हैव के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होता है।
हैव को हैविंग कहना गलत माना जाता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में कुछ लोग कह लेते हैं कि आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम या यू विल बी हैविंग दैट प्रॉब्लम वगैरह वगैरह कहते हुए सुनाई पड़ते हैं, लेकिन वो बोलचाल की भाषा में तो चल जाता है, लेकिन अगर उसको जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ग्रामर को वो उसको रिजेक्ट करेंगे, वो कहेंगे गलत है। तो चलिए हम उसी को लेके चलते हैं कि मान लीजिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट बी अगर लगाते हैं तो आईएनजी लगाना पड़ता है। वर्ब के स्थान पे जो भी चीज़ होगा उसमें आईएनजी होगा, वर्ब पे होगा तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और हैव लगा होगा तो हैव में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हैव के साथ आईएनजी लग नहीं सकता है, तो उस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको अपने विवेक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, यानी वाक्य में कुछ परिवर्तन करते हुए इस वाक्य को बनाना पड़ेगा। अर्थ वही निकले, वाक्य भले बदल जाए। तो उसके पास इस समय पैसा नहीं होगा, जो लिखा उसके पास इस समय पैसा नहीं होगा, तो इसका दूसरा अर्थ ये निकला, दो अर्थ निकल सकता है। अगर आप अंदाजा लगा के कह रहे हैं तो आप कहेंगे शायद इस समय उसके पास पैसा ना हो, एक। अगर आप पूरे श्योरिटी के साथ कह रहे हैं तो आप कहेंगे मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक, उसके पास इस समय पैसा नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं, ये एक अंदाजा अगर लग रहा है, अंदाजा लगाते हुए आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो आप ये कहिए शायद उसके पास इस समय पैसा ना हो। और अंदाजा नहीं लगा रहे, आपको लगता है श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, पूरी निश्चितता के साथ इस बात को कह रहे हैं, तो आप कह लीजिए कि मुझे पूरा यकीन है कि इस समय उसके पास पैसा नहीं है। नहीं है ही लगा के कहिएगा, तब वहाँ पे गा लगा के कहने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं और अंदाजा लगा कह रहे हैं तब भी यही कहेंगे शायद उसके पास क्या पैसा है ना हो। आप आम जीवन में इस तरह के वाक्य तो बोलते ही हैं, तो जब आप उस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तब उसका अर्थ यही निकलेगा, तब भी उसका अर्थ यही निकलेगा। देखिए, जब आप एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो उस समय वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, उस समय भाव को ट्रांसलेशन करना पड़ता है। हमेशा जो वाक्य आपको जिस तरह से दिख रहा है उसको, वो जो आप कन्वेंशनल मेथड्स का यूज़ करके बनाने की कोशिश करेंगे तो कई जगह धोखा होगा, आप कई जगह गलती कर बैठेंगे। ये थोड़ा एडवांस्ड स्टेज का ट्रांसलेशन कहलाएगा, इसलिए थोड़ा समझिए बीच बीच में तो अच्छा ही है। तो चलिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे लिखा है शायद उस समय इसके पास पैसा ना हो, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो शायद की इंग्लिश परहैप्स लगाइए या मे बी लगाइए। मे बी इसका भी मतलब होता है शायद, परहैप्स लगाएंगे तब भी इसका मतलब होता है शायद। तो शायद उस समय शायद उसके पास इस समय पैसा नहीं हो, तो इसको प्रेजेंट डिफिनिट में रखेंगे। मे बी ही डज नॉट हैव मनी, दिस टाइम। और मे बी की जगह चाहें तो आई एम श्योर लगा के कह सकते हैं, आई एम श्योर ही डज नॉट हैव मनी दिस टाइम, आई एम श्योर ही डज नॉट हैव मनी दिस टाइम, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास इस समय पैसा नहीं है। अब यहाँ पे डज नॉट हैव क्यों लगा, क्यों यहाँ डज लग रहा है, उसके पास पैसा नहीं है कि इंग्लिश, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है प्रेजेंट डेफिनेट में, जब हम लोगों ने बताया था जब वाक्य में वर्ब ना हो और प्रेजेंट डेफिनेट में वो वाक्य हो तो किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने उसमें देखा है। आप चाहे तो उसको देखिए, आपका जो कन्फ्यूजन हो क्लियर हो जाएगा, और जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा यहाँ पे क्यों डज लगा है और क्यों यहाँ हैव लग रहा है। क्लियर है। अगला वाक्य, वह इस समय कहाँ होगा। यहाँ पे भी देखिए होगा लिखा है लास्ट में, और इस समय की बात हो रही है इसलिए फ्यूचर टेंस इसको मानेंगे नहीं, लेकिन अगर आप विल का प्रयोग करेंगे तो वो उसको गलत माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत ध्यान ना दे के सीधे सीधे विल लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह के वाक्य में भी वही समय कहूँगा, वेयर विल ही बी एट दिस टाइम कह के उस वाक्य को पूरा कर देंगे, और समझने वाले समझ जाएंगे, उनको लगेगा यही कुछ कहना चाह रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा लॉजिकली कोई इसको खोजने की कोशिश नहीं करेगा, तय करने की कोशिश नहीं करेगा कि ये लॉजिकली सही है कि नहीं सही है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का प्रयोग करें, अगर हम कह रहे हैं वो इस समय कहाँ होगा, तो अगर इस समय की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस कैसे हुआ, तो वहाँ पे विल का प्रयोग आप क्यों करेंगे। फ्यूचर टेंस का तो मतलब होता है भविष्य की बात आप कर रहे हो तो फ्यूचर टेंस कहलाता है, तो उस केस में आपका विल प्रयोग होना गलत कहलाएगा। तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलिए, ये बहुत ही खतरनाक वाक्य है, इस तरह के वाक्य खतरनाक होते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती करेंगे। देखिए बातचीत जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें तो अगर आप ये सब बोल भी देंगे ना, कोई माइंड नहीं करेगा, और माइंड करेगा भी तो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि उनका मकसद है कि आप अपने जो सूचना है उनके तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। भाषा की अभिव्यक्ति, अपने जो आपकी भावना है उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा मायने रखती है। भाषा में जो आप ग्रामर का प्रयोग कर रहे हैं वो कुछ लोग के लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पे जो जोर देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे आपको यही बताना पड़ रहा है कि भाई आप ऐसी गलती मत करो, कोशिश करो
कि आप लॉजिकली देखने की कोशिश करो चीज़ों को, ताकि आप सीख पाओ। और एक बार आप सीख जाओगे, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, तो आप भी गलती नहीं करोगे। तो चलिए, तो यहाँ पर भी जो है वर्तमान की बात है, लेकिन लगाएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो सब सही चल रहा है। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा होगा के पीछे कहाँ, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, तो आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हो, सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं खोजते, सीधे सब्जेक्ट खोजते हैं। और सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करना पड़ता है, किसके पास लगा के आप प्रश्न करिए, किसके पास कहाँ है, किसके पास कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं। या किस में लगा के प्रश्न करिए, किस में कहाँ है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। तो जब आप किसके पास या किस में लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर नहीं मिलता है, तो आप जानते हैं उस वाक्य में पैसिव का हेल्प यू लगाना पड़ता है, एक्टिव का नहीं लगाते हैं, और वर्ब की जगह हैव भी नहीं लगाते हैं। दो बात क्लियर हो जाती है। तो इस केस में तो यहाँ तो पैसिव का हेल्प यू लगना चाहिए। अब प्रश्न फिर से खड़ा हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो पैसिव का हेल्प यू होता ही नहीं है, यहाँ जो मस्ट भी है इसको तो एक्टिव का हेल्प यू मान के चल रहे हैं, तब क्या करें, फिर से वही पेज फंस जाएगा। क्या करें, विवेक का प्रयोग करें, फिर दिमाग का प्रयोग करिए, फिर सोचिए कि यहाँ पे जब पैसिव का हेल्प यू लगेगा नहीं, तो मस्ट भी हम किस तरह से लगा सकते हैं, मस्ट भी तो एक्टिव का हेल्प यू होगा, तब क्या करें। अब देखिए, अगर यहाँ वर्ब होता तो फिर तो हम अपने मन से सब्जेक्ट लगाते, सब्जेक्ट लगाकर और अपना काम चला लेते। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट भी है, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन वहाँ है, कौन यहाँ है, वह, तो ये तो सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि यहाँ पे हेल्प यू अब जो है आप पैसिव का है ही नहीं, लगाएंगे कहाँ से। तो यहाँ पे दूसरे तरह से सोचना पड़ेगा कि अगर इसी बात को दूसरी तरह से कहना हो तो किस तरह से कहेंगे। वो इस समय कहाँ होगा, तो इस समय इस वाक्य को 2-3 तरह से कह सकते हैं। जैसे उसे इस समय कहाँ होना चाहिए, या वह इस समय कहाँ हो सकता है। 2 तरह से तो बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। इन्हीं 2 तरह में से, इन्हीं 2 वाक्यों में से किसी एक का प्रयोग करिए, आपका जो कहने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा, आपकी बात समझ में आ जाएगी सामने, और कोई गलत नहीं काट सकता है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी आप हेल्प यू वर्ब पैसिव का नहीं पाएंगे, वहाँ पैसिव का हेल्प यू लगाना है। और इस केस में एक ही चीज़ रह जाता है कि आपको उस पैसिव का हेल्प यू ने लगा के उस वाक्य में जब है ही नहीं तो लगाएंगे क्या, तो उस केस में एक्टिव का ही हेल्प यू लगाना पड़ेगा। और एक्टिव का हेल्प यू लगाने के लिए ये सब दांव पेच लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही करना पड़ेगा कि वह इस समय कहाँ होगा की जगह आपको ये सोच के चलना है कि लिखा हुआ वो उसे इस समय कहाँ होना चाहिए। अगर उसे इस समय कहाँ होना चाहिए कि लिखा हो, मान लें तो वेयर। अब इसमें इतना डिटेल देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर चाहिए शब्द लगा होता है तो किस तरह से शुड का शुड भी हो जाता है, और किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं वो हम लोगों ने एक पहले डिस्कस कर लिया, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो वेयर शुड ही बी दिस टाइम, एट लगा दीजिए तो और अच्छा, एट दिस टाइम। वेयर शुड ही बी एट दिस टाइम। या अगर शुड नहीं लगाना है, वो इस समय कहाँ हो सकता है, तो शुड की जगह आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या मे लगाइए, क्योंकि संभावना वाली बात है ना, वेयर मे। वेयर शुड ही बी एट दिस टाइम, या वेयर मे ही बी एट दिस टाइम, ठीक। तो आज हम लोगों ने कुछ ऐसे वाक्यों की चर्चा की है जो कि आमतौर पर आप उतना ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें भी इतनी पेचीदगियां हैं, इतना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, आप सट से बनाते हैं, सट से। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद है कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाए, और मैंने दूर करने में सफलता प्राप्त की हो तो मेरा भाग्य। आपको धन्यवाद कि आपने इतना देखा। अब अगला जो वीडियो देखेंगे वो भी कुछ इसी से रिलेटेड होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन उसमें भी गा लगा होगा। वो क्या होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।